हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11 टीएस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. It is related to bad debts and bad debts recovered. So question number 5, journal entries for the following transactions we have to pass. डेट जो है वो 2020 का है, अप्रैल 1. मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, received first and final dividend from his official receiver 50 paisa in a rupee against a debt of rupees 5000. Second है April 2, rupees 8000 due from Ramesh is not recoverable. April 3, Shyam who owed rupees 15,000 became insolvent and 50% is recovered from his estate. April 5, April 4, received rupees 10,000 in cash from Sohan for bad debts written off last year. So let us see कि ये बैड डेट्स होता क्या है और बैड डेट्स रिकवर्ड के समय में हमें कौन सी जर्नल एंट्री करनी। सो सॉल्यूशन 5, इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट कॉलम है डेट का, जिसमें डेट लिखेंगे क्योंकि जर्नल एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है और सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो मनी में एक्सप्रेस होते हैं हमें वही उसी का ही जर्नल एंट्री करना होता है। उसके लिए हमें अकाउंट खोलना है तो अकाउंट्स को हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। लेजर फोलियो में लेजर बुक का पेज नंबर रहता है और ये दोनों कॉलम जो है वो अमाउंट के कॉलम है। फर्स्ट कॉलम डेबिट का कॉलम है और सेकंड कॉलम क्रेडिट का है। नाउ यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेट 2020 और ये है अप्रैल 1 की बात, अप्रैल 1। इस तरीके से डेट लिखेंगे और फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ रुपीज 5000। इसका मतलब यह है कि जिस ट्रेडर के लिए हम बुक बना रहे हैं उसको मोहन से 5000 रुपीज रिसीव करना था, लेकिन मोहन इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट हो गया है का मतलब है मोहन का फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो गया है और वो दिवालिया घोषित हो गया है और वो अपने लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता। तो उसके मतलब मोहन के जो ऑफिशियल रिसीवर हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि 50 पैसा, 1 रुपए में 50 पैसा मतलब 50% पैसा ही वो दे सकता है। तो हम रिसीव करेंगे उसे, मोहन से रिसीव करेंगे, सो कैश मिलेगा हमें। सो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड में 5000 का 50% हो जाएगा 2500 और बाकी का क्योंकि 5000 रिसीव करना था तो बाकी नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लिखेंगे बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 50% से। और टू मोहन, टू मोहन्स अकाउंट पूरा 5000 से क्लोज हो जाएगा क्योंकि अब इस मोहन से कुछ भी मिलने की गुंजाइश नहीं है। उसने उसको जितना उसका उसके में जितना दम था उसने पूरा पैसा दे दिया 50%। 50% वो दे पाया और बाकी का 50% नहीं दे पाया। जो नहीं दे पाया उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट ओपन करेंगे। और बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स एक लॉस है बिजनेस के लिए। इस ट्रेडर के लिए तो लॉस है क्योंकि मिलना चाहिए था 5000, मिला है 2500, तो बाकी का जो बचा है 2500 वो उसके लिए लॉस है। तो इस तरीके से कैश जो है वो रियल अकाउंट है, ये हम जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैड डेट्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और मोहन जो है ये पर्सनल अकाउंट है। ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। लेकिन अगर हम मॉडर्न मेथड के हिसाब से देखते हैं तो ये इंक्रीज इन एसेट है क्योंकि कैश आ रहा है। बैड डेट्स जो है ये इंक्रीज इन एक्सपेंस है और मोहन जो है ये डिक्रीज इन एसेट है क्योंकि ये पहले एसेट था और इसे पैसे दे देना चाहिए था। अब ये हो गया क्लोज, इसलिए अब इससे हमें कुछ भी मिलना और बाकी नहीं है। अब नरेशन लिखेंगे। being 50% received from मोहन, मोहन जो कि हमारा डेटर था। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या नरेशन लिखना है तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसी को लिख दीजिए या उसे अपने शब्दों में भी आप ढालकर लिख सकते हैं।
अब है अप्रैल 2। अप्रैल 2 का स्टेटमेंट है, ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। मतलब रमेश से हमें 8,000 रुपीज रिसीव करना था, अब उससे रिसीव नहीं हो सकता, चाहे जो भी कारण हो, उसका पर्सनल रीजन हो, चाहे जैसा भी रीजन हो, उसको अकाउंटेंसी में लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा 8,000 रुपये डूब गया, वो हमें लिखना है। इसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो पैसा डूब जाता है उसके लिए हमें बैड डेट्स अकाउंट ओपन करना है। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा रमेश, क्योंकि रमेश का अकाउंट हम क्लोज कर दे रहे हैं। रमेश का अकाउंट हम क्लोज कर दे रहे हैं ₹8,000 से। बीइंग अमाउंट इरिकवरेबल, फ्रॉम रमेश। यहाँ पर भी बैड डेट्स जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, और रमेश जो है वो पर्सनल अकाउंट है। और बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट हुआ है। और रमेश जो है वो एक एसेट था, लेकिन अब वो खत्म हो गया, इसलिए वो रिडक्शन इन एसेट। नेक्स्ट है अप्रैल 3। अप्रैल 3 का स्टेटमेंट है, श्याम हु ओव्ड ₹15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। सेम एंट्री आएगी, लेकिन हमारे को 50% मिल भी रहा है। सो जो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 15,000 मिलना था और सिर्फ 50% मिला, तो 15,000 का 50% 7,500, और जो नहीं मिला उसके लिए लिखेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 50%। और टू श्याम्स अकाउंट, टू श्याम्स अकाउंट ₹15,000। सो 15,000 मिलना था, लेकिन श्याम से सिर्फ 50% मिल पाएगा, बाकी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे हमने बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग 50% रिसीव्ड। सो यहाँ भी कैश जो है वो एक रियल अकाउंट है, और ये इंक्रीज इन एसेट भी है। बैड डेट्स जो है ये नॉमिनल अकाउंट है और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है। और श्याम जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है और डिक्रीज इन एसेट है। अब अप्रैल 4। अप्रैल 4 रिसीव्ड ₹10,000 इन कैश फ्रॉम श्याम फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब हमने कभी सोहन के अकाउंट को बैड डेट्स मान लिया था। सोहन हमसे उधार सामान ले गया था 10,000 रुपीज का, और जब बहुत दिन देखने के बाद भी सोहन से पैसा नहीं मिला, तो हमने उसे बैड डेट्स कर दिया। जैसे यहाँ शाम को हमने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, वैसे ही हमने सोहन को भी बैड डेट्स बोल करके क्रेडिट कर दिया। जैसे इस ट्रांजैक्शन में देखिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। रमेश का अकाउंट क्लोज कर दिया गया, क्लोज कर दिया है बिजनेस ने, ये मानते हुए कि रमेश अब पैसा नहीं देगा। बैड डेट्स अकाउंट हमने उसे लॉस मान लिया। लेकिन हो सकता है कि रमेश बाद में भविष्य में आकर हमें पैसा दे दे। उसी तरीके से सोहन भी था, जिसको 10,000 रुपीज पे करना था, और हमने उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया था। अब सोहन हमको पैसा दे रहा है, लेकिन सोहन का अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो चुका है क्रेडिट होकर के। अब हम सोहन के अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, मतलब वापस क्रेडिट नहीं कर सकते। सो क्योंकि पैसा तो बिजनेस को मिल रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितना मिल रहा है? 10,000 रुपीज मिल रहा है। अब टू यहाँ पर सोहन लिखना चाहिए। वैसे तो अगर समय पर देता तो हम क्या लिखते? उसे सोहन लिखते, लेकिन हमने सोहन को पहले ही क्रेडिट करके क्लोज कर दिया है, इसलिए हम सोहन को अब क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर हम अब सोहन को क्रेडिट करेंगे तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि उसको बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था, और अब ये बैड डेट्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके लिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट खोलेंगे। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हम इसका ग्रैंड टोटल लगा देंगे। टोटल हो गया 38,000।
सो 38,000 डेबिट में भी 38,000 क्रेडिट में भी। हमेशा ग्रैंड टोटल जो है वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम का बराबर ही आएगा, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होता है। Let us see next question now. Question number 6. Pass necessary journal entries for the following transactions. ये सारे transactions बैंक से related है। Date है 2020. April 1 deposited in bank rupees 30,000. April 3 cash withdrawn from bank rupees 10,000. April 7 wages paid by check rupees 7,000. April 4 check received from Diwan rupees 8,500 and discount allowed to him rupees 500. Check is deposited in the bank on the same date. April 12 as per standing instructions, bank paid telephone bills rupees 1,000. April 14 Diwan's check returned by bank as dishonored. सो ये कौन सा चेक है जो डिसऑनर हो गया है? 8,500 वाला चेक ही डिसऑनर हो गया है, इसलिए यहाँ अमाउंट अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि इसका मतलब इस अमाउंट से है। April 16 charges debited by bank. April 17 goods sold and sales proceed deposited in bank rupees 8,000. April 19 bank has paid insurance premium as per our standing instructions rupees 1,800. And April 25 dividend collected by bank rupees 2,500. So let us see what the journal entries will be. So now solution 6, journal entries. So date is 2020, April 1. April 1 डिपॉजिटेड इन बैंक। सो इस ट्रेडर ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसके कैश बॉक्स से कैश कैश कम हो गया और बैंक में जमा हो गया, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज रुपीज 30,000। 30,000 being deposited in bank। अब यहां आप समझिए कि दोनों ही रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और दोनों ही एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑन April 3। April 3 देखिए, जब बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। अब बैंक से बिजनेस पर्पस के लिए निकाल कर ला रहे हैं तो यही एंट्री होगा, लेकिन रिवर्स। सो कैश बॉक्स में कैश बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक कम हो जाएगा, दूसरा एसेट जो है वो कम हो गया, और विड्रॉन अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज, इसलिए 10,000 रुपीज बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब है April 7। April 7 wages paid by check rupees 7,000। सो वेजेस अकाउंट डेबिटेड। वेजेस कौन सा अकाउंट है? वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट, और क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है इसलिए कैश नहीं लिख करके हमें बैंक लिखना है। 7,000 7,000 बीइंग पेड वेजेस बाय चेक। क्योंकि चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो बैंक क्या है? ये रियल अकाउंट है, लेकिन ये एक नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, और इंक्रीज इन वेजेस मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट होगा। और अगर मॉडर्न अप्रोच में देखें तो वेजेस एक्सपेंस है और इंक्रीज इन एसेट है, और बैंक जो है वो एक एसेट है और ये डिक्रीज इन एसेट है। नाउ April 10 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान रुपीज 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम रुपीज 500। चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। सो चेक जो हमको दीवान से मिला है वो बैंक में उसी दिन भेज दिया गया है 8,500 का, और क्योंकि उसने कैश पेमेंट किया मतलब पेमेंट किया इसलिए हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। ये एक कंपाउंड एंट्री है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 500 का
टू दीवान, टू दीवान्स अकाउंट रुपीज 9,000। मतलब हमें दीवान से 9,000 रुपीज रिसीव करना था, और क्योंकि उसने चेक से पेमेंट किया और उसी दिन हमने बैंक में भेज दिया, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और 500 रुपीज का हमने डिस्काउंट भी दे दिया। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड। नाउ April 12, as per standing instructions, बैंक पेड टेलीफोन बिल। सो पेमेंट हो रहा है टेलीफोन बिल का, मतलब ये एक एक्सपेंस है, तो लिखेंगे टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड। ये टेलीफोन बिल क्या हुआ? ये एक एक्सपेंस हुआ, मतलब ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और क्योंकि बैंक से पेमेंट हुआ है इसलिए क्रेडिट क्या होगा? बैंक। और अमाउंट है टेलीफोन बिल का ₹1000। सो 1000 रुपीज का एक्सपेंस है जिसका पेमेंट बैंक से हुआ है। बीइंग पेड एक्सपेंस बाय चेक। अब यहाँ समझिए कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो रहा है, और अगर मॉडर्न अप्रोच में देखें तो ये एक एक्सपेंस है इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। और ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो पैसा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पेपर खत्म हो रहा है, पेज खत्म हो गया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टोटल बैलेंस, टोटल क्लोज डाउन। ये 57,000 है टोटल, इसलिए 57,000 लिख देंगे। शुरू से लेकर के यहाँ तक का टोटल, ग्रैंड टोटल 57,000 है, और इसी टोटल से नेक्स्ट पेज में जर्नल एंट्री शुरू होगी। सो नेक्स्ट पेज के शुरू में लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन 57,000, जो कि प्रीवियस पेज का ग्रैंड टोटल है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 14। अप्रैल 14 में दीवान्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। अब देखिए अप्रैल 10 को दीवान ने हमें चेक दिया था, अब ये चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, इसलिए दीवान फिर से डेबिट हो जाएगा। दीवान्स अकाउंट डेबिटेड, 9,000 से डेबिट होगा। हालांकि इसने चेक कितने का दिया था? हमने बैंक में जमा कर दिया था 8,500 का, बैंक इंक्रीज हो गया था डेबिट होकर के, लेकिन अब बैंक को हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट तो वही 8,500 रहेगा। और क्योंकि दीवान ने हमें चेक दिया था इसलिए बिजनेस ने उसे डिस्काउंट दिया था, अब डिस्काउंट अलाउड को हमें कैंसिल करना होगा। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये डिस्काउंट दीवान ने अवेल किया था क्योंकि पेमेंट हुआ था, पेमेंट किया था उसने, लेकिन अब तो यहाँ पेमेंट कैंसिल हो गया तो डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा। बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट कैंसल्ड। नेक्स्ट है अप्रैल 14, नॉट अप्रैल 14, अप्रैल 16। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि ये खर्च है, एक्सपेंस है, सो सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और बैंक हमारे घर थोड़ी आएगा पैसा दो करके चार्जेस का, क्योंकि इतना काम किया है बैंक ने बिजनेस के लिए, इसलिए वो हमारे बैंक अकाउंट से ही माइनस कर देगा, सो बैंक अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। और ये बैंक चार्जेस है ₹400 का। बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। नाउ April 17, sold goods and sales proceeds deposited in bank ₹8,000। सो बैंक में पैसा गया ₹8,000। क्यों गया? क्योंकि सामान बिक गया, तो टू सेल्स, जो भी सामान हमने बेचा है वो बैंक में पैसा उसका जमा हुआ है। बीइंग सोल्ड गुड्स
सो बैंक जो है ये रियल अकाउंट है और सेल्स भी रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक एक एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स भी एक एसेट है, गुड्स भी एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। नाउ April 19, bank has paid insurance premium as per our standing instructions, rupees 1800. So insurance premium, ये बिजनेस का ही इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है। और क्योंकि बैंक ने पे किया है इसलिए बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर कर कम कर देगा 1800, पैसा चला गया। सो बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, April 25 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सो पैसा कलेक्ट हुआ है बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा ₹2500 से। और टू डिविडेंड, अब बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब यहाँ बैंक जो है ये रियल अकाउंट है और डिविडेंड जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन नॉमिनल अकाउंट का रूल, इसलिए क्रेडिट हुआ है। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच देखें तो बैंक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, और डिविडेंड एक इनकम है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम ग्रैंड टोटल लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट कॉलम का ग्रैंड टोटल करना है। और ग्रैंड टोटल है ₹78,700। So that is the solution. Now let us see question number 7. Pass the necessary journal entries for the following transactions. Date दिया हुआ है 2020, April 1, deposited in bank for opening a current account ₹10,000. Then April 2, withdrawn from bank ₹5,000. April 5, received a check from Ramesh to whom goods were sold for ₹12,000 last year, allowed him 1% discount on payment. Then April 7, Ramesh check deposited in bank. April 9, Ramesh check dishonored, bank charges ₹20. April 20, Ramesh settled his account by issuing a check including ₹60 for interest ₹12,080. April 21, cash directly deposited by Raja, a customer, in bank account ₹8,000. Then April 23, bank draft got issued in favor of MS Lal and Sons, ₹5,000, bank charges ₹700. April 28, a bill of exchange of ₹4,000 due after 1 month, discounted from bank for ₹3,800. April 30th, bank charges debited by bank ₹400. And April 30th, goods sold for cash ₹7,000 and half of the sales proceeds deposited in bank. So let us see the transactions in journal. Now solution 7, date है 2020, April 1. April 1, deposited in bank for opening a current account. So bank account debited to cash. Amount is ₹10,000. 10,000 rupees बैंक में जमा किए और बैंक अकाउंट खोला गया। बीइंग ओपनड अ बैंक अकाउंट, ओपनड अ बैंक अकाउंट। यहाँ बिजनेसमैन ने बिजनेस का ही अमाउंट को यूज किया है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, अपना पर्सनल पैसा नहीं लाया है। अगर वो अपना पर्सनल अमाउंट या पर्सनल मनी से बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट खोलता तो यहाँ कैश अकाउंट के बदले कैपिटल अकाउंट लिखते।
अब बैंक अकाउंट ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी तरीके से दोनों ही एसेट हैं, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। नाउ अप्रैल टू विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सो विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाला गया है बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए है ऐसा तो लिखा नहीं है, इसका मतलब है बिजनेस के लिए ही पैसा निकाला 5000। सो कैश बॉक्स में कैश बढ़ जाएगा और बैंक जो है वो कम हो जाएगा। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। दोनों ही रियल अकाउंट हैं और दोनों ही एसेट हैं। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, और रियल अकाउंट एक डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ अप्रैल 5 का ट्रांजैक्शन है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू whom goods were sold for rupees 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment। अब चेक रिसीव हुआ है लेकिन हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को भी पढ़ेंगे अप्रैल 7 को। उसमें लिखा हुआ है रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। इसका मतलब है 5 अप्रैल को ये जो चेक रमेश से मिला है ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ऐसे में हम लिखते हैं चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। जो चेक मिला है उसको बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चेक अभी बैंक में नहीं गया है, 5 अप्रैल को बैंक में नहीं भेजा गया है, इसलिए उसके बदले हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। और कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं क्योंकि पेमेंट मिल रहा है इसलिए कैश डिस्काउंट है, सो डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। और ये दोनों किसके नाम से है? रमेश, रमेश अकाउंट। 12,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन था और इसमें हमने 1% उसको डिस्काउंट दिया है, सो 12,000 रुपीज का 1% हो गया 120, और चेक मिला होगा हमको 19,880 का। बीइंग रिसीव्ड चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। सो यहाँ पर ये जो चेक है ये भी रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, और रमेश जो है ये पर्सनल अकाउंट है। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चेक एक एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, और डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और रमेश एक एसेट था जो डिक्रीज हो गया क्योंकि उसने हमें पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 को यही चेक बैंक में भेजा गया, सो अब जाकर के बैंक में ये सबमिट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। अब ये चेक इन हैंड जो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है अब हम इसको क्लोज कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे। चेक इन हैंड अकाउंट। इस तरीके से ये जो चेक इन हैंड है ये क्लोज हो गया, उसके बदले में बैंक अकाउंट खुल गया, और ये चेक कितने का है? 19,880 का। बीइंग चेक सेंट टू बैंक। अब अप्रैल 9। अब ये चेक हमें रमेश से मिला था 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को हमने उसे बैंक में भेजा। अब 9 अप्रैल को बैंक से ये इंफॉर्मेशन आया कि रमेश का जो चेक हमने जमा किया था ये डिसऑनर हो गया। तो अब रमेश, क्योंकि ये एक एसेट था मतलब ये डेटर था, और डेटर के पैसा देने से हम के कारण हमने रमेश को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया था, लेकिन अब रमेश हमारा फिर से डेटर बन जाएगा। सो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ना केवल उसे 12,000 देना है परंतु 20 रुपीज बैंक चार्जेस का भी देना है, तो हम रमेश से वसूलेंगे कितना? 12,020। और क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट जो डेबिट हो गया था अब ये भी खाली हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, बैंक हमारे अकाउंट में से इतना माइनस कर देगी। सो टू बैंक
अकाउंट कितना 19,880, ये तो होगा ही। लेकिन हमने 1% डिस्काउंट दिया था रमेश को, यहां देखेंगे डिस्काउंट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसने पेमेंट किया था। अब ये पेमेंट तो रिसीव हुआ नहीं, इसलिए ये डिस्काउंट अलाउड को भी हम कैंसिल कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट होकर के ये डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल हो जाएगा। सो टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वैसे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ही क्रेडिट होता है, लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। सो डोंट बी मिस्टेकन दैट डिस्काउंट अलाउड कैसे क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट अकाउंट एक एक्सपेंस है, इसलिए ये हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जब डिस्काउंट कैंसिल होता है तो उसे क्रेडिट करके क्लोज किया जाता है। और टू बैंक चार्जेस भी हम लिखेंगे। सो टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 20 रुपीज, बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट कैंसल्ड। सो यहाँ आप एक बात और समझिए, अप्रैल 9 को हमने बैंक चार्जेस रमेश के मत्थे मढ़ दिया, क्योंकि रमेश की गलती के कारण बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस ले दिया, क्योंकि रमेश के द्वारा दिए गए चेक जो हैं वो डिसऑनर हो गए। और तो ये हुआ कैसे होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 रुपीज हमने पटाया है टू बैंक, 20 रुपीज, क्योंकि ये एक्सपेंस था हमारे लिए, इसलिए हमने इसे डेबिट किया और बैंक हमारा कम कर दिया हमारे अकाउंट को 20 रुपीज से। लेकिन इस बैंक चार्जेस को हमने ट्रांसफर कहाँ कर दिया, रमेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और उससे हम बैंक चार्जेस भी वसूल रहे हैं। सो बीइंग बैंक चार्जेस पेड, बीइंग बैंक चार्जेस पेड। अब क्योंकि पेज यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्लोज डाउन। टोटल क्लोज डाउन में हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम के सारे अमाउंट को ऐड करके ग्रैंड टोटल नीचे लिखेंगे। इस पेज का ग्रैंड टोटल आएगा 58,920, और इसी टोटल से नेक्स्ट पेज की शुरुआत होगी। सो नेक्स्ट पेज में सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन 58,920। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे अप्रैल 20 का। अप्रैल 20, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग ₹60 फॉर इंटरेस्ट। सो अब रमेश हमें फिर से चेक दे रहा है, और इसके बारे में आगे कुछ भी नहीं लिखा है कि रमेश का चेक किस दिन बैंक में गया वगैरह वगैरह। आप जैसे कि क्वेश्चन में देखेंगे, रमेश के चेक के बारे में आगे कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि वो चेक जो रमेश ने अब दिया है, 20 तारीख को दिया है, ये चेक बैंक में चला गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। 12,080, इसमें 60 रुपीज इंटरेस्ट का है। बीइंग चेक रिसीव्ड, डिपॉजिटेड इन बैंक। सो अप्रैल 20 में हमें हमें रमेश के नाम से इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना है। सो रमेश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 60 रुपीज का रमेश से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं फॉर डिलेड पेमेंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश।
अब यहाँ आप समझिए, ये अप्रैल 20th को ये एक रियल अकाउंट है और ये एक पर्सनल अकाउंट है। ये तो हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक एक एसेट है और रमेश क्या है, रमेश भी एक एसेट है। रमेश एसेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेकिन बैंक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और अप्रैल 20th को ही हमने रमेश को इंटरेस्ट देने के लिए भी कहा है। सो इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, इसलिए ये कौन सा अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और रमेश जो है ये पर्सनल अकाउंट है। और रमेश अगर मॉडर्न अप्रोच में देखें तो ये एसेट है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट है एक इनकम, इसलिए इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इंटरेस्ट, इनकम अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। सो इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट हमारा इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। नाउ अप्रैल 21st, April 21st, cash directly deposited by Raja, a customer in bank. So, bank account debit. क्योंकि कैश हमारे बैंक में जमा हो गया, और किसने जमा किया, राजा ने। राजाज अकाउंट कितना रुपए जमा किया, ₹8,000। सो बीइंग डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। यहाँ पर बैंक जो है ये एक रियल अकाउंट है, राजा एक पर्सनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। और राजा एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसमें क्या रूल है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये जो बैंक में पैसा मिला है, इसका गिवर कौन है, राजा, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। उसी तरीके से मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक जो है ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हुआ है। और राजा जो है, राजा भी एसेट है, लेकिन एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। नाउ नेक्स्ट है अप्रैल 23rd स्टेटमेंट है, बैंक ड्राफ्ट गॉट इश्यूड इन फेवर ऑफ मेजर्स लाल एंड सन्स ₹5,000 एंड बैंक चार्जेस ₹700। सो हम बैंक ड्राफ्ट देने वाले हैं, और उसके लिए हमने ₹700 बैंक चार्जेस भी दिया है हमने बैंक को। सो मेजर्स लाल विल रिसीव sons account debited, Majors Lal and Sons, and bank charges also, बैंक चार्जेस अकाउंट भी डेबिट होगा टू बैंक। ये ड्राफ्ट है। और मेजर्स लाल एंड सन्स कितना रिसीव करेंगे, 5,000 रिसीव करेंगे। और इस 5,000 का ड्राफ्ट बनाने के लिए हमने ₹700 खर्च किया है। सो बैंक हमारा कितने से कम हो गया, ₹5,700 से कम हो गया। बीइंग बैंक ड्राफ्ट फॉर मेजर्स लाल। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 28 में लिखा है, स्टेटमेंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ₹3,800। मतलब एक बिल था ₹4,000 का, जो 1 मंथ के बाद हमें मिलता, लेकिन हम आज ही बैंक के पास पहुंच गए और बोले कि हमें अभी पैसा दे दीजिए। तो बैंक ने ₹200 कमीशन काट करके हमें ₹3,800 दे दिया। सो बैंक में कितना रुपया आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 3,800 से। और डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास यहाँ, उसको हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200 टू बिल्स रिसीवेबल। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, अमाउंट है ₹4,000 का। अब यहाँ आप इस बात को समझिए कि बैंक जो है वो एक रियल अकाउंट है, डिस्काउंट चार्जेस जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और बिल्स रिसीवेबल जो है ये भी एक रियल अकाउंट है। और
उसी तरीके से मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डिस्काउंट चार्जेस क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हुआ है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो भी डेबिट होता है, और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट कर दिया मतलब हमारे अकाउंट को बैंक ने कम कर दिया बैंक चार्जेस से 400 टू बैंक, मतलब बैंक कम हो गया 400 से, बीइंग चार्जेस बाय बैंक, क्योंकि बैंक हमारे लिए बहुत सारे काम करती है इसलिए बैंक समय आने पर हमसे चार्जेस भी ले लेती है। तो बैंक हमारे पास खुद चल कर नहीं आती कि हमें पैसा दो, बल्कि हमारे अकाउंट से पैसा वो सीधा माइनस कर देती है। तो ये बैंक चार्जेस क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और बैंक क्या है, एक रियल अकाउंट है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, सो मतलब चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और ये एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30th। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। नाउ इसका मतलब यह है कि हमने 7,000 का माल बेचा और उस कैश में बेचा, तो 7,000 रुपीज कैश में मिलना चाहिए था, और उसमें उस कैश 7,000 में से हाफ अमाउंट मतलब 3,500 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट में हमने जमा कर दिया 3,500, और बाकी तो हमारे पास ऐसा ही है कैश, सो कैश भी हो गया 3,500 और टू सेल्स, क्योंकि माल बिक गया, कितने का बिक गया, 7,000 का बिक गया, बीइंग सोल्ड गुड्स एंड हाफ अमाउंट सबमिटेड इन या डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखिए ये जो है बैंक, ये रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरी तरीके से ये दोनों एसेट हैं, दोनों एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, और ये भी एक एसेट है लेकिन ये एसेट डिक्रीज हो रहा है। सो सारे एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। अब हम मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल, टोटल, और ग्रैंड टोटल है ₹96,160। सो दिस इज द फिनिश ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंड इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू so much for watching.